हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय तिवारी आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग अनुसूचियों के बारे में देखे थे और कल जो है 1 से लेकर के 7 अनुसूचियों तक पढ़े हम लोग, जानकारी उसके बारे में प्राप्त किए। अब जो है शेष अनुसूचियां बच गई थी, मैंने सोचा कि इस वीडियो में बना करके और इसको आपके पास भेजा जाए ताकि सारी अनुसूचियां आपकी जानकारी में हो जाए। तो 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12 आपको कल ही बताए थे कि भारत के मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, 4 और जोड़े गए तो 8 या 4 टोटल कितने हो रहे थे? 12। और इस तरीके से आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। 12 अनुसूचियों को कल 7 तक पढ़े थे, 12 को देखेंगे। ठीक है, 7 अनुसूची देखें। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की चर्चा। 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है भाषाओं की चर्चा करता है और कहता है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम लोग अंगीकृत आत्मर्पित करते हैं और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस वक्त हमारे भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में आज जो है 22 भाषाएं हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 है। अगर पूछे कि मूल संविधान में भारतीय भाषाओं की संख्या कितना है तो 14। जैसे आप देखे होंगे कि ये जो 14 भाषाएं हैं इसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू है, पंजाबी है, गुजराती है, गुजराती, इसके बाद उड़िया, बंगाली या बंगाली, ऐसे कर करके 14 भाषाएं। इसके बाद में कन्नड़ की बात कर लें, कन्नड़, मलयालम केरल की भाषा है, मलयालम केरल की भाषा है, तमिल, तेलुगु, ऐसे कर करके 14 भाषाएं पहले से दी हुई थी भारतीय संविधान में। लेकिन अब जो है और 8 भाषाएं, 14 और 8 आप देखेंगे 8 भाषाएं और जुड़ती हैं और वर्तमान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है तो 22। तो ये 22 कब ये बने यह देखेंगे तो कहता है कि 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 ईस्वी में और उस स्थिति में सिंधी को जोड़ा जाता है। सिंधी को अब संविधान में जोड़ा गया तो ये 15वीं भाषा हुआ, सिंधी 15वीं भाषा के रूप में हुआ। इसके बाद में 21वां के बाद में 71वां संविधान संशोधन आता है। संविधान संशोधन 1992 में आता है और उस वक्त मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा जाता है। कब? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा जाता है। ठीक है, और इस तरीके से आगे आएंगे तो 2171 अब आता है 92वां। अगर जोड़ेंगे 2171 तो 92 आता है। 92वां संविधान संशोधन 2003, संविधान संशोधन 2003 होता है और इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। मैथिली और संथाली को जोड़ा जाता है और इस तरीके से आप देखेंगे कि सिंधी एक, 3 यहाँ पर, 4 और 4 यहाँ पर, 8 भाषाओं को जोड़ा गया और इस तरीके से 8 भाषा जोड़ करके भारतीय संविधान में कुल भाषाओं की संख्या 22 हो जाती है। अब है कि थोड़ा सा याद करने के लिए कुछ तरीके हैं कैसे याद किया जाए। तो इसको तो 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी एक है, लेकिन मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली हमने ट्रिक बनाया है कि 71वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मकान को जोड़ा गया। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को, मकान को ऐसे अगर आप याद करना चाहें ट्रिक से तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मणिपुरी,
मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया। ठीक है, अगर 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जिन भाषाओं को जोड़ा गया उसको बोलेंगे एसडीएम। एसडीएम बनेंगे, बी कर दीजिए ब्रैकेट में, एस से संथाली, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और बी से बोडो। इस तरीके से एसडीएम बनेंगे। एसडीएम बनेंगे, अगर ट्रिक इसको बनाया जाए तो इसको भी याद कर लेंगे। और ऐसे भी देखेंगे 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 आता है। तो इस तरीके से भी अगर हम देखेंगे या जोड़ेंगे तो 52वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, या सीधे सीधे इसको अगर हम याद कर लें तो और अच्छी बात है। अगर पूछ ले कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में किन किन भाषाओं को जोड़ा गया, तो ये आपको याद होगा कि एसडीएम बनेंगे संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये जो संथाली है 4 भाषाएं हैं, इनमें से एक को किसी को नहीं दे, फिर किसी और को वहां जोड़ ले, तो आपसे इस प्रश्न को बार बार पूछा जा सकता है, या यहाँ भी पूछा जा सकता है कि किन भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो इसमें आपको याद होना चाहिए कि मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली है, और जो भी मान लीजिए कि नया है कि मान लीजिए हिंदी दे दे, कुछ पंजाबी दे दे, गुजराती दे दे, कुछ भी दे दे, तो इसको जो नहीं जोड़ा गया है। तो इस तरीके से हम चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। और इस तरीके से मूल संविधान में 14 भाषाएं, 8 को बाद में जोड़ा गया और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और अपने यहाँ बता दें कि भोजपुरी को भी संविधान में के ये 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को भी भाषाओं के रूप में सम्मिलित करने की जोरदार मांग उठ रही है, लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हो पाया है। अब अगला देखेंगे 9वीं अनुसूची को देखेंगे। 9वीं अनुसूची को देखा जाए, नवीं अनुसूची, यह नवीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जो है आरक्षित क्षेत्र की बात करता है। आरक्षित क्षेत्र, यह आरक्षित क्षेत्र बना दिया गया। आरक्षित क्षेत्र किससे, तो आपको बता दें कि आरक्षित क्षेत्र जो है कहता है कि यह संविधान संशोधन जो है 9वीं अनुसूची, यह जो आप देखेंगे 9, 10, 11, 12, यह भारत के संविधान, मूल संविधान में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। तो जब जोड़ा गया तो इस आरक्षित क्षेत्र को 1951 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे। 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया और इसको आरक्षित क्षेत्र कहा गया। आरक्षित क्षेत्र का मतलब यह होता है कि कोई भी कानून बना करके अगर इस क्षेत्र में डाल दिया जाए या 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, या न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, या न्यायिक परीक्षा नहीं कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी न्यायिक परीक्षा नहीं कर सकता या जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकता। और 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो इससे बच सकते हैं। यानी इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता है। अगर कोई भी कानून बनाए, चाहे वो केंद्रीय सूची के विषय हो, समवर्ती सूची का विषय हो, या फिर राज्य सूची के विषय हो, और उसका कानून बना करके अगर हम 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं तो उस स्थिति में पहला संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। लेकिन आपको बता दें, इसमें थोड़ा सा और सुन लें, अब तक इसमें लगभग 300 कानूनों को डाला गया, जिसमें 280 से अधिक कानून जो है भूमि सुधार से रहे हैं, भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था। और इस भूमि सुधार से जुड़े होने के कारण जो है कोई समस्या नहीं थी। लेकिन आगे चल करके तमिलनाडु की सरकार ने अपने राज्य में 79% आरक्षण दे करके और उस बात को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। और ऐसे ही कई कानून थे जो 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। तब 2007 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोल्हो बनाम तमिलनाडु सरकार वर्सेस तमिलनाडु सरकार का केस था। और इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय निर्णय दिया या डिक्री दिया कि 1973 से पहले के जितने भी केस हैं उनको छोड़कर 1973 के बाद वाले जितने केस होंगे
उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है, न्यायिक परीक्षा की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगर अगर वह कानून संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित करता हो, मूल ढांचा को प्रभावित करता हो, तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया, IR कोलोहो का नाम, तमिलनाडु सरकार में, कि 1973 के बाद जो भी कानून बने हैं उन कानूनों को न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। कब? जब वो संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित करते हैं। और अनुच्छेद लिखता है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को अगर प्रभावित कर रहा हो, संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित कर रहा हो, तो वैसी स्थिति में अनुसूची 9 में डाले गए कानूनों का न्यायिक पुनर्विलोकन जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो अनुसूची 9 आरक्षित क्षेत्र किससे? तो सुप्रीम कोर्ट, अगर हम कोई कानून बनाकर के 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं ले सकता था। लेकिन 2007 में यह केस चला, IR कोलोहो का नाम, तमिलनाडु सरकार, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 1973 के बाद के जो भी कानून बने हैं, अगर वह संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित करता हो या फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 को प्रभावित करता हो, तो वैसी स्थिति में हम जो है 9वीं अनुसूची का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं, उस पर सुनवाई कर सकते हैं। यह है 9वीं अनुसूची। ठीक है, अगला देखेंगे 10वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची, ये 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। दल बदल, ठीक है, और दल बदल को गैर संवैधानिक या गैर वैधानिक करार दिया गया, गैर वैधानिक करार दिया गया। ठीक है, और आपको बता दें दल बदल संबंधी जो अनुसूची 10वीं अनुसूची आया 1985 ईस्वी में आता है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल आता है और कहता है कि अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ने के बाद में अगर किसी पार्टी से, अगर आप किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ते हैं और वह चुनाव जीत कर करके आप चाहते हैं कि फिर दूसरे पार्टी में चले जाएं या रूलिंग पार्टी में चले जाएं, जो सरकार बना रही है उस पार्टी में चले जाएं, तो वैसी स्थिति में वह दल बदल जो था अवैध था। अगर ऐसा करते हैं तो आपके दल को मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन उसमें एक प्रोविजन भी दिया गया कि अगर कोई भी पार्टी अपने 1/3 सदस्यों के साथ टूट कर करके अगर दूसरे पार्टी में जाकर के मिलता है, तो उस स्थिति में कोई भी पार्टी का आदमी, मान लीजिए पार्टी ए है और पार्टी बी में जाकर के 1/3 सदस्य जाकर के पार्टी बी में 1/3 जाकर के मिलते हैं, तो वैसी स्थिति में उसे दल बदल नहीं कहा जाएगा, उसे दल बदल नहीं कहेंगे। ठीक है, और इसी दल बदल में एक और आया 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 आया, और इसमें कहा कि दल बदल गैर संवैधानिक है या गैर वैधानिक है, लेकिन अगर कोई पार्टी ए है और उस पार्टी को तोड़ करके कोई नई पार्टी बी बना लेता है और आकर के फिर इस पार्टी में मिल जाता है, किसी और पार्टी में मिलता है, तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा, उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। इसके अलावा इसी 91वां संविधान संशोधन में कहा कि लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। दिल्ली जैसे विधानसभाओं की बात करता है कि दिल्ली जैसे विधानसभाओं में 10% से अधिक लोग मंत्री नहीं बन सकते। फिर यही नहीं कहता है कि अगर 40 से कम सीट वाला अगर विधानसभा है तो वहां 12 से अधिक मंत्री नहीं बन सकते, 12 से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। अर्थात यानी मंत्रियों को लिमिट करने का प्रयास किया गया, मंत्रियों को लिमिट में करने का प्रयास किया गया। ऐसा ना हो कि आजकल गठबंधन की सरकार है और मैक्सिमम लोगों को मंत्री बना दिया जाए तो इस पर राजकोष पर खर्चे बढ़ेंगे, जिसको कम करने के लिए 91वां संविधान संशोधन में यह प्रोविजन किया गया। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे हम लोग, आप देखेंगे
11वीं अनुसूची को देखेंगे, इसमें पंचायती राज की व्यवस्था किया गया है। 11वीं अनुसूची जब जोड़ा गया उसमें पंचायती राज की व्यवस्था किया गया। और यह बात है 1973वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन किया गया, संविधान संशोधन किया गया 1992-93 में। और 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और उसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और उस वक्त प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था जब किया गया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसमें बलवंत राय मेहता समिति, आप जानते हैं मेहता समिति को, इसने 3 स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की, पंचायती राज। और इस त्रिस्तरीय पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया और कहा गया कि गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत होगी, ब्लॉक लेवल पर समिति, पंचायत समिति होती है। और जबकि जिला लेवल पर जिला परिषद, जिला लेवल पर जिला परिषद की व्यवस्था किया गया। यही नहीं, और कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्षों पर पंचायतों का चुनाव होगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी पंचायत का मुखिया या नगर परिषद का सदस्य या जिला परिषद का सदस्य नहीं रहा, तो उस स्थिति में 6 माह के अंदर फिर दोबारा चुनाव कर करके उसकी सीट को भरा जाएगा। यह जो है व्यवस्था किया गया 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था में। और ये कब किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा। अब पता है कि यह जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय नहीं रहेगा। अगर जनजातीय इलाका हो, एसटी इलाका हो, तो उसमें 4 स्तरीय, एसटी इलाका हो तो उसमें 4 स्तरीय पंचायती राज की भी व्यवस्था की जा सकती है, कहता है। और कि अगर 20 लाख से कम की जनसंख्या हो, अगर किसी राज्य की 20 लाख से कम जनसंख्या हो, तो उस स्थिति में यह बीच का जो व्यवस्था है यह नहीं रहेगा, द्विस्तरीय पंचायती राज हो जाएगा, द्विस्तरीय पंचायती राज। अब देखेंगे इससे पहले 73वां संविधान संशोधन से पहले 64वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज लाने की व्यवस्था राजीव गांधी के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। 64वां संविधान संशोधन के द्वारा, और इसी 64वें संविधान संशोधन को संशोधित कर करके 73वां संविधान संशोधन के रूप में पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लाया गया और 17 राज्यों से अनुमोदन लेकर के पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा जाता है। ठीक है, और इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था दिया गया। इसमें कुल 29 विषय दिए गए, जिस पर यह जो 29 विषयों पर काम करेगा पंचायत। 29 विषयों पर, जैसे आप देखे थे कि संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, तो संघ सूची में 100, उसमें ये 61 है और इसमें 52 है। तो इन विषयों पर काम करते हैं राज्य की सरकारें या केंद्र की सरकारें काम कर रही थी, या समवर्ती सूची पर दोनों काम कर रही थी। ठीक उसी तरीके से पंचायतों में 29 विषय दिए गए और इस 29 विषयों पर काम करेगा पंचायत। जैसे आप जानते हैं कि नली गली बनाना है, आहर पाइन खोदना है, वृक्षारोपण करना है, नल जल की योजनाएं हैं। तो इस तरीके से अब पूछेंगे कि आखिर ये पंचायत जो काम करेगी या पंचायती राज होगा, इसका पैसा कहाँ से आएगा? तो जो केंद्रीय सहायता होगी, केंद्रीय सहायता आएगी, और प्लस राज्य जो वित्त जारी करेगा वो, या कभी कभी इनको अपना टैक्स लगाने का भी छूट है, जैसे मेला कर, सिंचाई कर, या कुछ इस तरीके से कर लगाने की भी पंचायतों को व्यवस्था दिया गया है। ठीक है, अब देखेंगे कि पंचायती राज ऐसा नहीं है कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही आया। भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 40 में आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 40 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की व्यवस्था है। पंचायती राज की व्यवस्था थी या व्यवस्था है, लेकिन यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन था।
जिसमें राज्यों की मर्जी थी कि पंचायतों का चुनाव कराएं या नहीं कराएं, लेकिन 73वां संविधान संशोधन के द्वारा यह मस्ट कर दिया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायतों के चुनाव होंगे ही होंगे। अगर उस स्थिति में किसी का मृत्यु हो जाती है, मुखिया हो या जिला परिषद का अध्यक्ष हो या प्रमुख हो, तो 6 महीने के अंदर उनके पोस्ट को भरा जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे और एक आध तथ्य है, भारत में पंचायती राज का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन को पंचायती राज का जनक माना जाता है। अगर हम चलें प्राचीन ये मध्यकाल में, तो चोलों के शासन में, दक्षिण भारत में चोलों का शासन था, तो चोलों के शासन में पंचायती राज कहा जाता है। चोलों के शासन में पंचायती राज अपने उत्कृष्ट रूप में दिखाई पड़ता है। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि पंचायती राज कोई नई बात थी या पंचायती राज हम नए कोई कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। हमारे ये समाज में, हमारे इतिहास में पहले से इसकी व्यवस्था रखी गई थी। ठीक है, अब देखेंगे 12वां अनुसूची। 12वीं अनुसूची को देखेंगे। 12वीं अनुसूची का संबंध है शहरी स्थानीय निकायों से। 74वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 12वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया। और शहरी स्थानीय निकाय, जैसे आप स्थानीय स्वशासन पंचायती राज गांवों में देखें, उसी तरीके से शहरों में जाएंगे तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर पंचायत की व्यवस्था किया गया। और इनका भी इलेक्शन जो है 5 साल पर करने का प्रावधान किया गया। और इसमें 18 विषयों पर काम करने की छूट दी गई। यह है भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। ये आप जानते हैं कि ये जो है 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन है 1974 नहीं जी, 1993 है, 1993 सॉरी, 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, तो इस तरीके से आगे भी देखेंगे। अगला देख लेंगे कि